अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे वी कंटिन्यू द 2020-21 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि अभी कुछ ऑर्गेनिक के पार्ट रह गए आपके, और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फिर भी रह जाएंगे। पूछेंगे सर क्यों रह जाएंगे? इसके पीछे कारण ये है कि अभी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं केमिस्ट्री के जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है? तो इस महीने तक उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर इसका एक पार्ट हम रिलीज कर देंगे। बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेके आते रहेंगे। तो अभी इस महीने क्या है कि फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी पीछे चल रहा है, राइट? अब इंसान तो मैं एक ही हूँ, मुझे फिजिक्स भी करना है, मुझे केमिस्ट्री भी करना है। तो जो टाइम टेबल होता है, जैसे कि मुझे खुद का भी क्लास लेना होता है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलता है, जो आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें वो फिजिक्स का टाइम ले जा रहा है, जिस चक्कर में आपका केमिस्ट्री का कई बार नहीं आ रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी स्टडी को ब्रेक ना करें कि वीडियो आएगा तब हम स्टडी करेंगे। आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट है और इवन मुझे जानकारी देते हैं पीडीएफ के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए कि सर इस तरह की चीज़ें यह कर रहे हैं, और रेगुलर वो वर्कआउट कर रहे हैं। सो किसी का डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है, रेगुलर वे में खुद का एफर्ट लगाना है, और जितने कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, जैसे 2020-21 में जितने कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ये सेम कंसेप्ट आपको कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं, तो रेगुलर आप एक रूटीन बना लो कि आप वीडियो अपलोड, मतलब वीडियो आए या नहीं आए, आपको अपना वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि इस महीने फिजिक्स का भी सिलेबस मुझे लेके जाना। हाँ, सितंबर में तो धुआंधार केवल जो है क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि जब तक हम फिजिक्स के भी सिलेबस के एंड अप पे रहेंगे, केमिस्ट्री तो हमारा हो ही जाएगा, तो सिलेबस पूरा करने का टेंशन नहीं रहेगा अपने पास। केवल और केवल हम केमिस्ट्री के और फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में आएंगे, या फिर टर्मिनल क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब देखा होगा आपने कि जो फिजिक्स के मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं इंटेक्स क्वेश्चन साथ साथ में बताते चल रहा हूँ और आपके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, राइट? तो सितंबर का आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस महीने आप जो भी, मैं भी आपको सलाह दूंगा कि जितनी भी कमी आपकी रह गई है, यानी कि जो जो चीज़ें आपका अधूरा रह गया, जो चैप्टर अधूरा रह गया, और वीडियो वो अवेलेबल है इस चैनल पे, तो जाइए उसे कंप्लीट कीजिए, उसे अच्छे से देखिए, और उसके बाद फिर ट्राई कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो आइए हम आज अपने इस जो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो सर सबसे पहले क्या पढ़ना है इसमें? तो सबसे पहले देखिए, पढ़ना तो इसमें कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसमें हमारी कोशिश होती है कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि आपसे पूछता है यहाँ पे, which is the active component in soap and what are the polar parts in soap molecule and synthetic detergent molecule। अच्छा, ये कोई हार्ड नहीं है, इसका चैप्टर मैंने भी सोप एंड डिटर्जेंट नहीं पढ़ाया है, बट मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत आसान है और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं। जैसे देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि जो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ सोप होता है, वो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। समझ में आ रहा है? तो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ सोप, यहां इन नहीं होगा, ईज होगा। कौन सा होता है? ये होता है बच्चों सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी बताते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये। हाँ, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे आप ध्यान से COO और यहाँ O और यहाँ O- और Na+, इसको पोलर पार्ट कहते हैं इस वाले को। और इसके बाद जो इससे कनेक्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट, जिसको हाइड्रोकार्बन होता है। ये इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका होता है कार्बन 17 हो गया, 17 दूनी 34 से 35, यानी हाइड्रोजन 35 हो गया, और बाकी बच गया C डबल ONA। इसको सोडियम स्टीरेट कहते हैं।
और यहां पर ये कैसे सफाई करता, मैं आपको थोड़ा सा इसका फंक्शन समझा देता हूं। अगर डिटेल में आपसे पूछे इसका फंक्शन वगैरह बताने के लिए तो आप इसका फंक्शन बता सकते हो। जैसे देखो ये कौन सा पार्ट है, ये है पोलर पार्ट और ये है नॉन पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट क्या करेगा ना, जैसे मान लो ना कपड़े में गंदगी लग गई, कपड़े में ना गंदगी लग गई या कहीं भी गंदगी है कपड़े में, तो आप क्या करते हो, धोने का साबुन लेते हो, कोई भी साबुन जैसे रगड़ना शुरू करते हो वहां पे। तो वहां पर एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो दो पार्ट आपको दिखाई देता है, ये पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट क्या करता है ना, पोलर पार्ट जो है वाटर मॉलिक्यूल से दोस्ती करके रखता है, यानी कि ये दोनों ही भाई है, लेकिन एक भाई दुश्मन से मिल जाता है और एक भाई जो है किससे मिल जाता है, पुलिस यानी वाटर मॉलिक्यूल से मिल जाता है। अच्छा, दुनिया को दिखाता है कि हम अलग अलग हैं, यानी कि हमें एक दूसरे से मतलब नहीं है। और इसी में जो गंदगी होता है, जो क्रिमिनल होता है, जो गंदगी से हमें निकालना होता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और ये नॉन पोलर वाला कहता है देखो हम वाटर से दोस्ती रखते ही नहीं, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हम तुमसे दोस्ती रखेंगे। कहता है सुनो ना, आओ ना, हम तुमसे दोस्ती रखते हैं। और ऐसे करके गंदगी को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद अपने बोलता है, ये क्या चालाकी करता है, ये घेर के रखता है गंदगी को और ये चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल को बुला कर रखता है, पुलिस को बुला कर रखता है। और जैसे ही देखता है कंप्लीट एकदम से और तुरंत से एकदम क्या होता है वहां पर, वो तो घेराबंदी हो गया उसका, बीच में गंदगी है तो अब तो निकल नहीं सकता है वो, और चारों तरफ पुलिस यानी वाटर आ गया है, बस वहां धुलाई होती है और गंदगी बाहर फेंक देता है और आपका कपड़ा साफ हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मिसाइल फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें कैसे होता है, यहाँ पर मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। इस स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कहाँ पर बना दूं मैं, यहाँ स्पेस से थोड़ा सा मैं यहीं पर बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए होता क्या, जैसे मान के चलिए ये वाला गंदगी है, मैं ब्लैक पेन का गंदगी कर देता हूँ। सपोज करते हैं बच्चों ये वाला ना, ये जो है ये वाला डर्ट है, ये गंदगी है। अब ये ना सोचेगा कि अभी हम जो दोस्ती जिससे किए हैं वो किससे दोस्ती किए हैं, तो वो दोस्ती किए हैं इससे, क्या बोलते हैं, नॉन पोलर वाले पार्ट से। तो नॉन पोलर वाले पार्ट से दोस्ती कर लेगा, देख रहे हैं, नॉन पोलर वाले पार्ट से दोस्ती कर लेगा, ये जो है नॉन पोलर पार्ट वाले से दोस्ती कर लेगा। अच्छा यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ Na प्लस और O माइनस जुड़ा हुआ है, देखिए O माइनस Na प्लस जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यहां पर जो है डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस जुड़ा हुआ है। सेम हर जगह यही जुड़ा हुआ है, यहाँ भी आप देखेंगे डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है ना, ये लोग बाहर बाहर जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये किसको बुला लेता है, वाटर को बुला लेता है। गंदगी तो यहाँ ट्रैप हो चुका है, फंस चुका है, क्योंकि गंदगी को लग रहा था ये मेरा दोस्त है, एकदम बढ़िया वफादार है, और ये तो मिला हुआ था, एक्चुअली इसी का आदमी था ये, और यहाँ से गंदगी बाहर निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं मिसाइल फॉर्मेशन, और ये बहुत ईजी है। उसी तरीके से डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है NaC12H25SO4, इसको सोडियम डू डिकाइल सल्फेट या सोडियम लॉरिल सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जहां सोडियम आप देखेंगे कि सोडियम 6 बॉन्ड बनाता है, तो 6 बॉन्ड में 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक इधर वाले राइट वाले ऑक्सीजन के साथ और बाकी लेफ्ट में हाइड्रोकार्बन के साथ। तो 6 कंप्लीट O माइनस Na प्लस। अगेन ये पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट हो जाता है ये। तो ये जो फंक्शन आपसे पूछा था, ये पूछा था 2020-21 का जो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगले वाले अगर इसे पूछना होगा या तो ये सेम पूछ देगा, बट मुझे नहीं लगता है कितनी जल्दी सेम पूछेगा। पूछ दिया तो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो आप जानते हैं। मिसाइल फॉर्मेशन जरूर पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, इसको आप ध्यान रखना है ना, चाहो तो नोट कर लो। मिसाइल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मिसाइल फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ये वाला हिस्सा आप कंप्लीट करके रखना, इसको आप देखना अपने बुक टेक्स्ट बुक में, जहां भी ये आने के चांसेस हैं आपके पास। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 मैंने क्या किया है अभी नहीं बताया, क्योंकि वो चैप्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए 5 क्वेश्चन जो बच जाएंगे उसके लिए अलग से एक हम पार्ट रिलीज कर देंगे, अपलोड कर देंगे, लेकिन पहले वो चैप्टर हो जाने दो, ठीक है। बाकी ये पूरा हो गया, आज ये पूरा हो जाएगा 2020-21 वाला क्वेश्चन पेपर, 5 क्वेश्चन को छोड़कर। इसके बाद फिर हम 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल से स्टार्ट कर देंगे। और रोजाना कोशिश मेरी रहेगी कि मैं रोजाना आपके लिए लेकर आऊं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टाइम टेबल ना थोड़ा सा टाइम नहीं बच पाता है। अब रात को 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, और अगर मैं कई बार कोशिश भी करता हूँ 4 बजे तक मतलब काम करने के लिए आपके, तो फिर नींद ही मेरी 10 बजे खुलती है, और मेरा मॉर्निंग में 9 बजे से क्लास रहता है। अब मैं उससे पहले अगर नहीं उठूँ, अगर पहले उठ भी जाऊं तो क्लास में नींद से पूरा दिन भर तबीयत खराब सा लगता है।
तो ये कई बार टाइम टेबल क्रैश कर जाता है, जिस वजह से जो आपका केमिस्ट्री का वीडियो नहीं आ पाता, या केमिस्ट्री का आता तो फिजिक्स का नहीं आ पाता। पर मेरी कोशिश रहेगी कि अल्टरनेट ही सही, लेकिन मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँ। चलिए 25 जो है स्क्रीन पे दिखाया जाए बच्चों को सवाल, क्योंकि मैंने सवाल यहाँ नहीं लिखा है, तो दिखाया जाए जी। सवाल दिख गया आपको। कहता है, बहुत समझिएगा ध्यान से सवाल को, व्हेन pyrolusite or MnO2 is fused with KOH in presence of air, a dark green compound A is obtained। अब कहता है कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है कि इसको इससे मिलाएंगे ना, ऐसा कुछ, देखिए मैं पढ़ के सामने बताता हूँ। ये कह रहा है, मान लो कुछ बोलता है नहीं कि इससे मिलाएंगे तो A बनेगा, फिर इस वाले A को इससे मिलाएंगे तो फिर B बनेगा, फिर इस B वाले को इससे मिलाएंगे तो C बनेगा। कुछ बुझ बुझवल जैसा बन जाता है, ये है ना, पहेली टाइप का बन जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर देने होते हैं, राइट। तो एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए ये सवाल आएगा तो 2 कॉपी आएगा, अगर ऐसे सवाल पूछेगा तो पूरा कॉपी पूछेगा आपसे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ध्यान से आप देखना कैसे इसको बनाया गया है। इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता है, या इस जैसा कोई और होगा तो एक आध पूछा जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी होती है कि फिर ये रिपीट होने के चांसेस होते हैं इसके। देखिए पहला लाइन ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है व्हेन pyrolusite और MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH, यानी MnO2 को फ्यूज करना KOH के साथ, तो रिएक्शन दिमाग में आ रहा है कि MnO2 होगा फिर KOH होगा। फिर कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन जरूर होगा, जहां एयर बोल देगा वहां ऑक्सीजन जरूर होगा। तो ये रिएक्शन हमने लिख दिया। देखिए MnO2 KOH और O2, उसको बैलेंस हमने लास्ट में आप बैलेंस कर लेना खुद से, अभी बैलेंस है, ये 2 4 सब लगा हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट कैसे आएगा, देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, ये बन जाएगा आपका K2MnO4 बन जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा, क्या बन जाएगा, K2MnO4 बन जाएगा। यही डार्क ग्रीन बनेगा जो ये सवाल में आपसे कह रहा है, यही डार्क ग्रीन बनेगा जो सवाल आपसे कह रहा है, राइट। समझ में आ रहा है आपको। उसके अलावा आप देखेंगे कि आपसे क्या कह रहा है फिर, कंपाउंड ए इज डिसप्रोपोर्शनेट्स इन एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव अ पर्पल कलर्ड कंपाउंड बी। अब क्या कहता है, जो ए आपका बना है पोटेशियम मैग्नेट जो आपका बना है, इसको अब क्या करना है आपको, क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेट करना है आपको, ताकि बी मिल जाए आपको। तो इसके लिए कैसे आप करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे आप करेंगे यहां से, क्योंकि सवाल में यही चीजें लिखा है, एसिडिक सॉल्यूशन लिखा है टू गिव पर्पल कलर्ड कंपाउंड बी। तो जो आपके पास यहां पर बचा है, यानी कि ये वाला K2MnO4 है, इसका हम K2MnO4 को K2 हटा देंगे, केवल MnO4 2- लेते हैं। और जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में करेंगे तो ऑब्वियसली H+ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता हम कौन सा एसिड ले रहे हैं। आप कहेंगे सर यहाँ से आपने K को क्यों हटा दिया, मेरी मजबूरी थी, कारण क्योंकि यहाँ पर हमें यही नहीं पता कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन इतना पता है कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं हर किसी के अंदर H+ होता है। तो हमने यहाँ H+ दिखाया, तो इसका भी केवल माइनस ही हम दिखाएंगे। यहाँ से जो रिजल्ट आपका बनता है वो बनता है MnO2 + 2MnO4 माइनस, यही पर्पल कलर का बना है 2H2O। अब यहाँ आप K लगा दो, चूंकि माइनस है अधूरा है ये, तो B मिल गया KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट आपको मिल गया, B मिल गया, KMnO4 B मिल गया। अब अगला बुझ बुझौल में क्या कहता है, कहता है एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ B ऑक्सीडाइजेज Ki टू गिव C। अब क्या कहता है कि एक अल्कलाइन मीडियम लीजिए, उसमें आप यदि KMnO4 को क्या करेंगे, क्या रहा है ना, Ki ऑक्सीडाइज, Ki को ऑक्सीडाइज कीजिए तो Ki में क्या मिलता है, I-, तो I- से ये जाता IO3- में। कैसे, देखिए ये है MnO4-, ये I-, कहां से लिया, Ki से, और यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर H2O हमने ले लिया। समझ में आ रहा है, यहां पर सॉल्यूशन है, अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो H2O ले लिया यहां पे। अब यहां से आगे क्या बनेगा गाड़ी आपका, अगेन यहां बना MnO2 बना यहां से, प्लस IO3- बना, 2OH- बना। ये जो आपको IO3- बन रहा है यही C है, जो आपका K लगा देंगे तो KiO3 यानी पोटेशियम आयोडेट होगा। इनका जब आप देखेंगे कि एक्चुअली में क्या I- से लेकर IO3- ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखिए ये -1 है और ये +5 है। इससे आपको क्या पता चलता है, -1 है और +5 है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ज्यादा प्लस चार्ज आएगा, जैसे आप बोल लो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो कि इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये वाला हिस्सा ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। चलिए हम अगले सवाल में बात करते हैं, और अगला सवाल जो है 2 सवाल हम करेंगे। एक आपका 27 है, 26 वाले को अगेन फिनॉल वगैरह है उसको हम मिस कर रहे हैं, और 27 वाले पे आएंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया है, और उसके बाद सीधा 28 को छोड़ देंगे, 29 भी हम छोड़ देंगे, उसके बाद सीधा 30 पर आ जाएंगे जो सबसे आपका आखिरी क्वेश्चन है। और ये दोनों ही बड़े मजेदार और शानदार क्वेश्चन हैं,
तो इन दोनों को हम जरा एक बार देख लेते हैं और इसके बाद हम एक तरह से समझिए 2020-21 सेशन आपका ये एंड अप हो गया 5 क्वेश्चंस को छोड़कर, जिसे हम बाद में करेंगे। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। 27 बहुत बेहतरीन सवाल है और ये जो सवाल आपसे पूछा गया है, इस तरह के सवाल लगभग हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इन्होंने सीधा आपसे पूछ दिया है कि वाई डू वी नीड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट की हमें जरूरत क्यों है। एक्सप्लेन हाउ डज इट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग, आपको ये बताना है, एक्सप्लेनिंग द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, यानी अमोनिया मॉलिक्यूल के शेप में कैसे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाई डू वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो सिंस इन सम अदर मॉलिक्यूल्स इट वाज फाउंड दैट ऑल बॉन्ड्स, यानी कि जितने तरह के बॉन्ड है किसी किसी मॉलिक्यूल में देखा गया कि जितने भी बॉन्ड है ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ सेम नेचर। देख रही है, सेम नेचर, नेचर जो है सेम होगा, सेम बॉन्ड लेंथ भी होगा। भैया कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या? जितने बॉन्ड हैं सबके सब सेम नेचर का हो, सबका सब सेम बॉन्ड लेंथ का हो, विच वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होगा? हेंस वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए हमें इस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट जो पूछा था कि अमोनिया का मॉलिक्यूल का शेप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन NH3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं sp3 होता है, कहेंगे sp3 का मतलब क्या हुआ? sp3 का मतलब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि sp3 है यहाँ पर, यानी कि देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे हेंस ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, सबके सब टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। स्ट्रक्चर में बात करते हैं थोड़ा सा, अमोनिया कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। तो अगर आप निकालेंगे अमोनिया KLM निकालेंगे तो 2 और 5 होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के साथ इसने किया है, बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर में चला गया है, राइट। ये लोन पेयर की भी काउंटिंग में आ जाता है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। देयरफॉर शेप ऑफ NH3 बिकम्स पिरामिडल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो आपसे पूछा है, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर He2 मॉलिक्यूल्स एंड प्रेडिक्ट इट्स स्टेबिलिटी। इसका आपको बताना है कि इसका कितना स्टेबिलिटी जाएगा। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे He को हीलियम कहते हैं। हीलियम तो भाई वैसे भी आप देखेंगे जो नंबर 2 पे आता है इनर्ट होता है, तो इनर्ट का मतलब तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर He2 का MOT पूछा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल पूछा है, देखिए हीलियम है, ये हीलियम के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब जब एनर्जी लेवल आप इसका बनाएंगे यहाँ पर, तो इस एनर्जी लेवल में देखेंगे एक हीलियम इधर होगा, एक हीलियम इधर होगा, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे हम लोग भरते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1s2 और ये होता है सिग्मा स्टार 1s2, यानी ये बॉन्डिंग होता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग वाला स्टेबल होता है इसकी, इसलिए एनर्जी लेवल कम होता है। एंटी बॉन्डिंग वाला क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी एनर्जी लेवल हाई होता है। बाकी ये सिग्मा क्या है, सिग्मा स्टार क्या है, ये सब क्या है बच्चों, इसके लिए आपको जो है फिर वो वीडियो देखना पड़ेगा जो अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में अभी सारे बॉन्डिंग मतलब जितने केमिस्ट्री का सिलेबस अब तक है टोटल हमने दे दिया है इसमें, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग वाले में जाकर आपको देखना है कि किस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो वहां पर आपको पिक्चर पूरा क्लियर होगा, प्रैक्टिस के साथ क्लियर होगा। अगर नहीं आता है तो चलिए इसको हम फिलअप करते हैं। फिलअप करेंगे सबसे पहले हमें किस में एनर्जी फिल करना पड़ेगा? सबसे पहले लोअर एनर्जी में करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन थे कि यहाँ डाल दिया कि यहाँ डाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गया कि यहाँ डाल दिया यहाँ डाल दिया। यानी बॉन्डिंग वाले में देखिए ये वाला बॉन्डिंग वाला हो गया, यानी बॉन्डिंग की अगर बात करें तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, और यदि आप एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आपसे एक बात और आपसे पूछा था
क्या ये स्टेबिलिटी आपकी पता करना है, इसकी कितना स्टेबल होगा ये। तो स्टेबिलिटी पता करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं सर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है कि कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि अगर मैं लिखूं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NH, ये He2 का लिखता हूं, तो यहाँ हो जाएगा हाफ ऑफ। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, बॉन्डिंग का है कितना, एंटी बॉन्डिंग का है, दोनों ही 2 और 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 - 2, यानी ये 0 आ गया। अब जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब ये हो गया कि जिस किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, आप समझ जाना कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो He2 मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट। चलिए, इतनी सारी चीजें हमने सीखी। एक सवाल और है जो क्वेश्चन नंबर 30 है, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है और बहुत इजी और बहुत बेहतरीन है। आइए उसको एक लास्ट वाला कर लेते हैं और फिर अपना वीडियो हम एंड अप कर लेंगे। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 30 समझने से पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बड़ी खिचड़ी सी खिंची पिची सी आपको लगेगी। सो आइए इसको समझते। सबसे पहले तो आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं that what is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इसमें होता क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी कि उसको हटाकर खुद आ जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर, तो जिस पे माइनस चार्ज आपको दिखाई देगा, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, जैसे Cl-, Br-, OH-, इनको हम न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे RCH2, ध्यान से आप देखेंगे RCH2 और Cl, ऑलरेडी यहां Cl एक न्यूक्लियोफाइल है, बट OH- क्या कर रहा है, इस Cl- कहेगा ए चल तू हट जा यहाँ से, हम यहाँ पे आएंगे। तो कहेगा क्यों आएगा यहाँ पर, तो हम आएंगे यहाँ पर, और क्या। यानी इसको जो है, इसको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, इसको हटा देता है और खुद इसकी जगह पे आ जाता है। तो अब बन जाता है RCH2, तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो Cl की जगह पर कौन आ गया, OH आ गया। अब जो Cl हटा था यहाँ से, तो वो ये माइनस है ना, तो इसके नेचर है, तो Cl- के रूप में ये अलग हुआ। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, वन न्यूक्लियोफाइल इज substituted by another nucleophile, that reaction is called nucleophilic substitution reaction। और ये जो रिएक्शन होता है एक SN1 रिएक्शन के जरिए भी होता है, एक SN2 रिएक्शन के जरिए भी होता है। कहेंगे सर ये SN1 और SN2 है क्या, और इनका नाम SN1 और SN2 क्या रखा गया है। ये बड़े खतरनाक लगते हैं, एकदम अजीबी सा लगते हैं SN1 SN2, तो इनसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। SN1 क्यों है और SN2 है, अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। यानी SN1 रिएक्शन से भी यही रिजल्ट बनेगा, SN2 रिएक्शन से भी यही रिजल्ट बनेगा, बट कुछ मैकेनिज्म चेंज होगा। जैसे देखिए, अगर आप थोड़ा मोटे मोटी समझेंगे तो SN1 जो रिएक्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है, 2 स्टेप में होता है, और जो SN2 रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं SN1 रिएक्शन को। तो इफ वी टॉक अबाउट SN1 रिएक्शन, जैसा कि हम जानते हैं SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होता है। कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। ये माइंड में सेट कर लेना, ये नहीं सोचना है कि अगर ये 1 है तो 1 स्टेप होगा, नहीं नहीं, ये 2 है तो 2 स्टेप होगा, नहीं नहीं। ये 1 और 2 इनका नाम क्यों रखा गया ये भी हम क्लियर करेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर 2 स्टेप है तो पहला स्टेप जैसे कॉपी कर देते हैं RCH2Cl। अब पहले स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले ये वाला Cl हट जाता है, यानी कि ऐसे समझिए आपके OH- ने इसको धमकी दिया कि मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूं या इतने दिन का टाइम देता हूं, तुम्हें ये घर खाली कर देना है। तो सबसे पहले तो ये अपना बुढ़िया बिस्तर लेके अलग होगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी इसका घर खाली हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जो कि स्लो स्टेप होता है और होना भी चाहिए। कोई अपना घर इतने 1 घंटे में खाली करेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं स्लो स्टेप। समझ में आ रहा है आपको। और जो आपको मालूम है सेकंड स्टेप की अगर बात करें, अब ये क्या OH- देखेगा, अच्छा घर खाली हो गया है, तो अगर घर खाली हो गया है तो घर में एंटर करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, तो तुरंत ये OH- आएगा और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये आके सेट हो जाएगा
अटैक कर देगा और बना देगा RCH2OH, यानी वही रिजल्ट बना जो रिजल्ट यहां पर बना है। ठीक, तो ये अटैक ऑफ, देखिए पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और दूसरा क्या हो गया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। ये जो पहला स्टेप है स्लो स्टेप है, दूसरा है फास्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स में जब आपने मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिफरेंस आपने देखा होगा तो उसमें एक लाइन सबसे लास्ट में मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लो स्टेप से ही रेट का हमें पता चलता है। ये तो इंस्टेंट है, यानी कि ये आया माइनस प्लस तुरंत कार्बोकेटाइन कार्बोइनाइन दोनों बना के RCH2OH बना दिया, राइट। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ कार्बोकेटाइन का, यानी जो प्लस वाला बना है वो कितना स्टेबल है। कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड मोर स्टेबल, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन भी ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए इसीलिए कहा जाता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। आप कहेंगे सर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्या होता है, माइंड से निकल गया है। जब एक कार्बन अपने 3 कार्बन भाइयों के साथ बॉन्डिंग में होता है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। ठीक, जब एक कार्बन अपने 2 कार्बन से बॉन्डिंग में होता है इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और जब एक कार्बन से कनेक्ट होता है बाकी 3 डिफरेंट होता है इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्लियर हो रहा है आपको। अब यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पे कि क्यों 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, ये आपको थोड़ा सा माइंड यानी दिमाग लगाना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 3 डिग्री की, 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है ये आपको समझनी पड़ेगी। 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है, तो 3 डिग्री की ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है, ये 3 कार्बन से इस तरह से कनेक्ट है। ये समझ में आ रहा है, ये 2 कार्बन से इस तरह से ये कनेक्ट है और ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 कार्बन से कनेक्ट है। या यूं समझिए अगर यहाँ मैं प्लस चार्ज लिखता हूँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना हो तो यहाँ इस कार्बन से मदद ली जा सकती है, इस कार्बन से मदद ली जा सकती है, यानी 3 कार्बन यहाँ पर हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन को देने को तैयार है, इसको स्टेबल करने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर केवल 2 कार्बन, यहाँ पर केवल 1 कार्बन है। इसीलिए SN1 रिएक्शन जो फॉलो करता है वो 3 डिग्री यानी टर्शियरी कार्बन के नाम से इसको जानते हैं, फिर 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन एंड 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन। तो आई होप आपको SN1 रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन में यहाँ तो ये इसने टाइम दे दिया था कि तू घर खाली कर देना, हम इतना दिन का टाइम देते हैं, लेकिन SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप होता है। यानी कि अब ऐसे आप समझिए कि अगर मैं आपको ये समझाऊं यहाँ पर ये RCH2 है और ये है Cl, मेरी बात ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस C को ऐसा मैं बना दूं, ये Cl हो गया और ये H हो गया, ये H हो गया और ये R हो गया और यहाँ पर है OH माइनस। अब ये पीछे से यहाँ पर अटैक कर दिया, ध्यान समझना, इसने पीछे से क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब जो कंडीशन क्या बन गया यहाँ पर, कंडीशन क्या हो गया कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन से ठीक ठाक है, ये हाइड्रोजन से भी ठीक ठाक है और यहाँ पर जो है इस देखिए यहाँ पर जो है मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं R बना देता हूँ, ये R भी ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ से Cl निकला नहीं था, अभी यहाँ से Cl निकला नहीं था और OH माइनस ने अटैक कर दिया। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट के नाम से इसको जानते हैं। अभी Cl निकला नहीं था, OH माइनस आ गया, अभी इसको मौका ही नहीं दिया, डायरेक्ट ये अपना सामान लेकर आ गया, बोला चल अभी कभी घर खाली कर, अभी कभी घर खाली कर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डायरेक्ट यहाँ ना कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है, कुछ ऐसा नहीं बन रहा है और अगले स्टेप में आप देखेंगे ये वाला हट जाएगा और जैसे ही ये हटेगा तो रिजल्ट वही बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले कंडीशन में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना है। तो इसका जो ऑर्डर जाता है बच्चों, इसका SN2 वाले का जो ऑर्डर जाता है वो जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। इसके पीछे क्या कारण है, देखिए इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा यहाँ पे कि अगर आप समझिए मेरी बात ध्यान से, अगर हम यहाँ 3 डिग्री कार्बन ले लेंगे, अगर यहाँ हम 3 डिग्री कार्बन ले लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी बात ध्यान समझना, 3 डिग्री कार्बन लेने की वजह से
ये तीनों के तीनों जो कार्बन हैं, ये तीनों के तीनों जो कार्बन हैं वो इलेक्ट्रॉन देने में सामर्थ हैं। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन देने में सामर्थ हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर OH माइनस या जो भी आएगा यहाँ पर ऑलरेडी उसके पास माइनस होगा, जो कि एक रिपल्सन क्रिएट करेगा, इसके साथ एक रिपल्सन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से 3 डिग्री अनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा। लेकिन अगर 1 डिग्री में आप आएंगे तो 1 डिग्री में केवल एक कार्बन है, यानी अगर इसको ये इलेक्ट्रॉन देता भी है यहाँ से, समझ में आ रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन देता भी है तो हद से देखिए कार्बन देगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या फंडा है? फंडा यहाँ पर ये इन दोनों फंडा समझ में आ गया क्यों 3 डिग्री है। 3 डिग्री क्या है कि यहाँ पर कार्बोकेटायन है और उसको हमें स्टेबल करना है, इसीलिए 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि भाई स्टेबल का मतलब प्लस है ना, वो तो स्टेबल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा आ सकता है वो स्टेबल हो जाएगा। कोई बहुत भूखा है, नंगा है, उसको जितना ज़्यादा आदमी मदद कर सके, 2 आदमी मदद कर दे, 3 आदमी मदद कर दे, उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब आप ऐसा सोचो कि ये तो तीनों इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में है और यहाँ पर ऑलरेडी ये Cl माइनस गया भी नहीं है और OH माइनस OH आ भी गया है। ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो सकता है यदि ये तीनों कार्बन रह गए तो आई होप आपको SN1 SN2 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं कि क्यों इसका नाम SN1 है और क्यों इसका नाम SN2 है। देखिए SN1 रिएक्शन में इसका जो रिएक्टेंट है वो सिंगल रिएक्टेंट है, जबकि SN2 में 2 रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, डायरेक्ट 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं। इसी वजह से इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं और इसे SN2 रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं जो आपको क्वेश्चन नंबर 30 में काम आएगा। वो चीज़ें ये है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, जब हम लोग हेलो एरिन्स बनाते हैं, हेलो एरिन्स का मतलब होता है जैसे मान के चलिए हम एक ऐसा बनाते हैं इस तरह का, इसको हेलो एरिन्स कहते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह से एरोमेटिक में आता है। अब यहाँ मान के चलते हैं ये X ले लिया हमने, अब X ले लिया तो ये जो पोजीशन होता है ये होता है ऑर्थो का पोजीशन, तो ये भी होता है ऑर्थो, समझ में आ रहा है। ये हो जाता है मेटा, देखिए ऐसे बनते हैं, ये हो जाता है मेटा और ये हो जाता है पैरा, फिर ये हो जाता है मेटा। इसको कैसे याद करना है तो ओम पुरी को याद कर लीजिए, ओम पुरी, ठीक है, ये ओम पुरी 2 3 4, यानी जिस पोजीशन पर भी एक कुछ भी लेगा उसके दूसरे पोजीशन पे ऑर्थो होगा, फिर तीसरे पोजीशन पे मेटा होगा, फिर चौथे पोजीशन पे पैरा होगा। ठीक है, अब फिर से अगर ये यहाँ मेटा है तो बाई सिमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो इधर भी मेटा हो जाएगा और इधर भी ऑर्थो हो जाएगा, सिमेट्री निकाल लेना। तो जो आपका ऑर्थो मेटा पैरा है वहां से भी हम समझेंगे। आइए हम अब आपके सवाल पे आते हैं। अब आपका जो सवाल है उस पर हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि सवाल क्या है और किस तरीके से आपका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो पहला पोर्शन दिया है इन्होंने ए पार्ट का, उसमें ऐसे करके जो है 2 रिएक्शन दिखा दिए और इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या होगा इनका प्रोडक्ट, आप वो बताएं, साथ में आप बताएं इनका नाम भी आपको बताना है। देखिए जो आपको पहला दिख रहा है, जो सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो इनके नाम हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कैसे ये प्रोडक्ट बनते हैं ये बनाना आप सीखते हैं। देखिए कैसे बनता है समझते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक बेंजीन दिख रहा है यहाँ पर, और ये है CH3COOH। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है बच्चों कि यहाँ जो साथ वाला है उसको थोड़ा ब्रेक कर दीजिए। तो COOH का मतलब एक O के साथ, बाकी ये OH हो गया और ये हो गया CH3, कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको। अब आपको ये समझना है कि अगर इस वाले को इस पे अटैक करवाएंगे, यानी इस वाले को इसके साथ कॉम्बाइन करवाएंगे तो क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं और बढ़िया से अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समझो, यहाँ पर डायरेक्टली जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में ये वाला इस पे आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिया एनहाइड्रेस AlCl3 लिया है। तो अगर एनहाइड्रेस AlCl3 लिया है तो यहाँ से ये वाला H जो होगा, यहाँ से ये H निकलेगा और ये वाला H क्या करेगा, यहाँ से Cl लेके HCl बना देगा। तो एक तो HCl बना दिया और दूसरा सीधा आप अटैक कर देना, ये वाला हिस्सा डायरेक्ट इस वाले पोर्शन को यहाँ अटैक कर देना, ये रिजल्ट हम आ गया। दूसरे वाले की बात करते हैं, इनके नाम पर भी हम आएंगे। दूसरे वाले में देखो N ट्रिपल बॉन्ड NCl है यहाँ पे। अब जब भी आपको ऐसा दिखे CuCl या HCl है तो यहाँ से जो N और N है ये बाहर हो जाएगा और यहाँ पर Cl ही केवल रह जाएगा। अब इनका क्या नाम है, तो पहले वाले का जो नाम है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि आपने नाम भी सुना होगा, और दूसरा है सेंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पर हम पहले वाले को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन के नाम से जानेंगे, और दूसरा हो गया सैंडमेयर रिएक्शन, इसको चाहो तो आप नोट कर लो। चलिए इसके बी पार्ट पे हम लोग आते हैं, और मैं चाहूँगा कि बी पार्ट को स्क्रीन पे शो किया जाए, यानी कि दिखाया जाए, जिसमें से अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि फर्स्ट ये पूछ रहे हैं कि दैट इट इज नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्रेनाइड रिएजेंट। यानी कि इनका क्या कहने का मतलब है, क्या ये जरूरी है यहाँ पर कि अवॉइड करना चाहिए मॉइस्चर को जब आप यूज करते हैं ग्रेनाइड रिएक्शन को? बिल्कुल। क्यों यहाँ पर करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि जो मॉइस्चर होता है वो ग्रेनाइड रिएजेंट को क्या करता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, आपको याद है क्या ग्रेनाइड रिएजेंट क्या होता है? आपको याद है? याद है आपको या भूल गए? नहीं याद है? चलिए तो मैं आपको बताता हूं। RMgX ये होता है ग्रेनाइड रिएजेंट। क्या होता है? RMgX। एक की जगह Cl ले सकते हैं, एक की जगह Br ले सकते हैं, समझ में आ रहा है? एक की जगह F ले सकते हैं। जनरली Cl ज़्यादा पॉपुलर है जो आपको मिलता है। R तो वो हो गया। तो एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं CH3 और Mg और Cl, ये हमने ले लिया। और यदि मॉइस्चर हुआ यानी H2O के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होने वाला है? देखिए होता क्या है कि जब H2O के साथ रिएक्शन होता है तो ये जो CH3 का हिस्सा यहाँ से H लेके CH4 बना देता है, समझ में आ रहा है? और ये जो MgOH और ये Cl बाहर हो जाता है, समझ में आ रहा है? इस कंडीशन से, इसी वजह से ये एल्केन यानी कि एल्केन में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग अवॉइड करते हैं मॉइस्चर वगैरह को। तो पहला चीज़ तो क्लियर हो गया आपका। दूसरा नंबर 2 आप बढ़ेंगे। दूसरा कहता है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैंने अभी आपको क्लियर भी किया है कि क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ये कहता है कि अगर कोई हैलोएरिन्स लेते हैं, जैसे ये मान लिया हैलोएरिन्स मैंने ले लिया, तो इस हैलोएरिन्स में, इसको ढंग से ले लेते हैं, ये मान लो मैं लेता हूँ हैलोएरिन्स। तो इस हैलोएरिन्स में अब यहाँ पर देखिए ये वाला, अगर ये मान लेते कोई X है तो या तो ये ऑर्थो हो गया या तो ये हो गया। चलिए अगर यहीं पर मैं N को करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O, और दूसरा क्या कर देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको कनेक्ट कर देगा, समझ में आ रहा है? अब होगा क्या, या इधर मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसने कनेक्ट कर लिया इससे। अब यहाँ से क्या होगा कि इसका जो नेचर है, NO2 का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि जब आप NO2 ग्रुप को ऑर्थो पे या पैरा पे लगाते हैं, कहीं भी आप लगा लीजिए, इसको यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, तो ये क्या करेगा, अंदर से ही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसका नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का, लिविंग ग्रुप बोलते हैं, NO2-1 के बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से या यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये जो हिस्सा बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी यूं कहें ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकेगा, समझ में आ रहा है? यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अटैक कर सकेगा, ताकि NO2 बाहर हो जाए और वो जैसे OH माइनस Cl माइनस कोई भी यहाँ पर अटैक कर देगा और यहाँ पर आराम से आ जाएगा। चाहे ये ऑर्थो का पोजीशन लीजिए चाहे पैरा का पोजीशन लीजिए, दोनों में से कोई भी आप पोजीशन ले लीजिए। इसी वजह से आपको दिमाग में सेट करना है कि जब भी हम NO2 ग्रुप को किसी भी हैलोएरिन्स के ऑर्थो या पैरा पे कनेक्ट करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओर रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, तो NO2 क्या करता है, डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द हैलोएरिन्स। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, NO2 डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हैलोएरिन्स और भाई जैसे ही डिक्रीजेज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो क्या हो जाएगा, हेंस। अब आगे का लाइन आप लिख लेना क्वेश्चन का जो लिख रखा है यहाँ पे
कि इसका जो रिएक्टिविटी है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। चलिए दूसरा भी समझ में आ गया आपको। तीसरे वाले की बात करते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो भाई मैंने अभी आपको बताया ना कि जो टर्सरी का पहले आप बना तो लो, आपको नहीं समझ में आ रहा आप बना लो। जैसे आप बना टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब हो गया कि ये कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन से कनेक्ट हो गया ये। साथ में यहाँ पर क्या Cl है यहाँ पे। अब ये SN1 रिएक्शन यानी यहाँ पर मान लो हम OH माइनस से रिएक्शन करवाना चाहते हैं, SN1 बनेगा यानी ये वाला इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करने के बाद कैसा हो जाएगा? C, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C और यहाँ आ जाएगा OH और ये Cl माइनस हट गया। ये SN1 रिएक्शन होगा जो 2 स्टेप में होगा, मैंने सिंगल स्टेप में दिखा दिया, वैसे ये 2 स्टेप में होगा। तो अगर सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, सबसे पहला केस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्या? कार्बोकेटाइन। तो अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो इन सब को अगर मैं मिटा दूं, अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले, मतलब क्या? सबसे पहले यहाँ से ये हटेगा, तो यहाँ से हटेगा तो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा? C और C और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल हो गया ना, ये मोर स्टेबल हो गया ना। ये बोलो मेरी बात, मोर स्टेबल होगी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे सकता है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। समझ में आ रहा है? अब भाई ज़्यादा स्टेबिलिटी है तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा? ये ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा। तो यही चीज़ आपको दिमाग में थोड़ा सा समझना है कि क्यों जो है ये SN1 रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। दूसरी बात, स्टेबिलिटी के पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे 3 डिग्री ही क्यों, इसके पीछे मैंने कारण आपको बताया था, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है। मैं अगेन फिर से वही बात बोलूँगा, क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर OH अटैक कर देगा इस पर, जो सेकंड स्टेप आपका होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि SN1 रिएक्शन में हम क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन में क्या करते हैं। सो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, इस कार्बन के पास। आप कहेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए CH3, ये देखिए CH3 और ये देखिए CH3, क्योंकि HH3 3 3 6 3 9। तो जो बगल वाले कार्बन होते हैं उनके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो इसके पास हो जाएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, जिससे हाइपर कंजुगेशन या प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस वजह से जैसे भी आप रीजन लिख सकते हैं, बाकी ठीक है, बाकी आपको जो समझ में आता है उस हिसाब से आप लिखना। बाकी फिर भी जो ऑर्गेनिक वाले जितने मेरे वीडियोज हैं उनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, सीरीज में समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी और भी सिलेबस हम इस महीने के लास्ट तक कर देंगे। अभी हम फिजिक्स पे काम कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगेन सबसे पहले तो आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस कि 2020-2021 का हमने केवल 5 क्वेश्चंस को छोड़कर आउट ऑफ 30 25 क्वेश्चंस वी कंप्लीटेड। एंड नाउ यू कैन खुद से यू कैन सॉल्व बाय टाइमिंग आप सेट कर लो, कोई अलार्म सेट कर लो और इसको खुद से सोल्व करो, बड़ा मजा आएगा आपको सोल्व करने में। ठीक है। और इसी कंसेप्ट पे आप 2020 का क्वेश्चन पेपर उठा के सोल्व कर लो, 2019 ही कर लो। जितना ज़्यादा सोल्व करोगे उतना ज़्यादा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट जो हमारा होगा आई थिंक वो 2016 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो 2016 का होगा, जिसमें हम फिर से सीखेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तब तक ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मन से पढ़ाई करते रहें और अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ कई बार चक्कर आ जाना, सर दर्द हो जाना, बुखार आ जाना, इनकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। और मौसम सर्दी गर्मी का चल रहा है, यानी कि कभी बरसात आ जाती, कभी बारिश हो जाता है, कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है। ऐसे स्थिति में अपने आप को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।